ब्रिटेन में हुए आम चुनाव की और 14 साल के बाद लेबर पार्टी की हुई सत्ता वापसी और कंजर्वेटिव पार्टी जो है उसका टाटा बाय बाय। भारत के संदर्भ में आने वाले समय में इनकी क्या नीतियां होंगी और क्या इसका असर पड़ेगा, दूरगामी हो या फिर निकट। ऋषि सुनक ने टाटा बाय बाय कह दिया है। आने वाले समय में इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा, क्या ऐसी चीजें थी जो बदली थी कि ये जो लेबर पार्टी है इसका शुरू से रुख कैसा रहा। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर रसित और आप देख रहे हैं अपना चैनल अमेजिंग एसिड। साथियों, मैं आज बात करने वाला हूं आपसे ब्रिटेन में हुए आम चुनाव की और 14 साल के बाद लेबर पार्टी की हुई सत्ता वापसी और कंजर्वेटिव पार्टी जो है उसका टाटा बाय बाय। भारत के संदर्भ में आने वाले समय में इनकी क्या नीतियां होंगी और क्या इसका असर पड़ेगा, दूरगामी हो या फिर निकट गामी। इन सारी चीजों के ऊपर आज हम बात करेंगे। थोड़ा सा इतिहास में चलते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि चाहे वो लेबर पार्टी हो या कंजर्वेटिव पार्टी क्या रुख रहा है भारत को लेके इनका। जी हाँ दोस्तों, ऋषि सुनक ने टाटा बाय बाय कह दिया है। कंजर्वेटिव पार्टी, जो कि आपको पता है कि जो इलेक्शंस हुए थे ब्रिटेन में टोटल 650 सीटें हैं, 412 सीट ला करके लैंडस्लाइड विक्ट्री इसको हम कर सकते हैं। भारत में भी चल रहा था अब की पार 400 पार, राइट। तो वो 412 सीट ला करके कियर स्टारमर, जो कि लेबर पार्टी के हेड हैं, वो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। और ऋषि सुनक जी ने, जिनको कि मात्र 119 सीटें मिली हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आने वाले समय में इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा, क्या ऐसी चीजें थी जो बदली थी, क्योंकि अगर आप बात करेंगे कंजर्वेटिव पार्टी की तो ये शुरू से ही भारत के प्रति इसका रुख नरम रहा है। क्यों? क्योंकि कंजर्वेटिव पार्टी को सपोर्ट करने वाले जो वहां पे इंग्लैंड के लोग हैं, उसमें भारतीय मूल के लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। और जैसा कि आपने देखा कि जो पिछले प्राइम मिनिस्टर थे ऋषि सुनक, वो भारतीय मूल से ही आते। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं एक म्यूचुअल रिलेशन जो है वो भारत का, अगर मैं बात करूं आपसे, इंग्लैंड के साथ में वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुआ। 14 सालों से सत्ता में थे, 14 सालों से। जी हाँ, कोरोना के काल में बोरिस जॉनसन जो थे उनके ऊपर जो पार्टी गेट स्कैंडल का लगा था और उसके बाद लिज ट्रस जो कि संभाल नहीं पाई और फिर आए थे ऋषि सुनक। एज ए फाइनेंस मिनिस्टर इनका बहुत ज़बरदस्त कार्यकाल रहा, जिसमें इन्होंने बहुत सारी फॉरेन पॉलिसीज और इकोनॉमिक पॉलिसीज को स्ट्रेंथन करने का काम किया, चाहे वो ईट आउट हो या फिर कई सारी पॉलिसीज, और उसके बेस पे बने। लेकिन बहुत ही कम समय में ही इनकी सरकार चली गई और इस आम चुनाव में अब आ रहा है कियर स्टारमर। अब सवाल ये उठता है कि ये जो लेबर पार्टी है इसका शुरू से रुख कैसा रहा है। थोड़ा सा पास्ट में चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। जी हाँ दोस्तों, 1997 में भारत की स्वतंत्रता थी, उस स्वतंत्रता का 50वां सालगिरह मनाया जाता, राइट। और चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया जाता है ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ को। बट जो फॉरेन पॉलिसीज थी उस समय की, या फिर यूं कह ले कि 19 के दशक में कंप्लीट भारत में कोलैबोरेशन की सरकार थी, जिसमें भारत ने वो दंश झेला है कि कोई 6 महीने का प्राइम मिनिस्टर, कोई साल भर का प्राइम मिनिस्टर, कोई 2 साल का प्राइम मिनिस्टर, और स्टेबिलिटी नहीं होने के कारण से एक देश को कितना भुगतना पड़ता है। तो 1997 में उनको आना था एज ए चीफ गेस्ट यहाँ पे, वो आई वाया पाकिस्तान। पाकिस्तान ने उनको क्या पट्टी पढ़ाई आपको बताने की आवश्यकता है नहीं, और किस तरीके के हमारे रिश्ते रहे हैं उसके साथ। और उसके बाद वहां पे एक ज्वाइंट स्टेटमेंट दे दिया जाता है उनके सेक्रेटरी के द्वारा कि भाई कश्मीर के ऊपर हम रिकंसीडर करेंगे, कश्मीर में यूनाइटेड नेशंस के जो रूल्स है वो लागू होंगे, कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेगा तो हम भारत को बैन कर देंगे। अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। मजे की बात, आई चीफ गेस्ट बन के, उनके जितने भी प्रोटोकॉल्स थे वो बहुत सारे ध्वस्त कर दिए गए, जितने भी मीटिंग्स थी वो कैंसिल कर दी गई, वो आई पार्टीशिप चली गई। और तब से एक बड़ी ही जबरदस्त खटास सी कहीं ना कहीं देखने को मिली। और ये खटास आगे और ज्यादा तब बढ़ गई जब 1998 में बुद्धा स्माइल्ड मीन्स अटल बिहारी वाजपेयी जी ने न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया, भारत के ऊपर बैन लगे और उस चीज का दंश धीरे धीरे झेलना पड़ा। लेकिन धीरे धीरे वहां पे कहीं जो भारतीय मूल के नागरिक वहां रह रहे थे,
या ब्रिटेन में जो भारतीय मूल के नागरिक थे उनको ये चीज महसूस हो रही थी कि यहाँ पे जो पाकिस्तान मूल के लोग हैं, बांग्लादेश मूल के लोग हैं, या इनफैक्ट मैं आपसे स्ट्रेट ही बात करूं सीधी सीधी कि मुसलमान कम्युनिटी के लोग जो है उनको कहीं ना कहीं ज्यादा तवज्जो दी जाती है और बजाय हमारे। यूनाइट हुए, चीजें स्ट्रेंथन की और उसके बाद से कंजर्वेटिव पार्टी जो है वो सत्ता में आई। सत्ता में आई तो उसके बाद बहुत सारी चीजें चेंज हुई, भारत के प्रति उनका रुख भी चेंज हुआ। लेकिन एक नई चीज 2019 में देखने को मिली जब भारत ने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर दिया कश्मीर से। लेबर पार्टी का अगेन स्टेटमेंट आ गया, हम कश्मीर जाएंगे, वहां के लोगों से बात करेंगे, वहां की चीजें देखेंगे, और उसको कहीं ना कहीं उन्होंने कोशिश करी अपने हिसाब से मोल्ड करने की, जिसका कि इंडिया ने करारा विरोध किया। अब एक चीज समझ में आ गई, चाहे वो कियर स्टारमर हो या फिर लेबर पार्टी हो, कि बिना भारतीयों के सपोर्ट से हम यहाँ पे चुनाव नहीं जीत सकते। और यही कारण था कि 14 साल तक लगातार कंजर्वेटिव पार्टी अलग अलग प्राइम मिनिस्टरों के साथ भी वहां पे कहीं ना कहीं बनी रही। अब आता है विश्व पटल में एक बड़ा सा बदलाव। सन 2014 भारत की राजनीति में कहीं ना कहीं इसके राजनीतिक पटल पे उगम होता है किसका? नरेंद्र मोदी जी का। जैसा कि हम जानते हैं, एक सशक्त सरकार जो होती है, एक राष्ट्रवादी सरकार जो होती है ना, जब किसी भी देश में आती है कंप्लीट मेजॉरिटी के साथ, तो उसके डिसीजंस इंडिफरेंट होते हैं। और यही हमें देखने को मिला 2014 से लेकर 2024 तक, और वी आर थैंकफुल कि वो आगे भी देखने को मिलेगा, क्योंकि मोदी 3.0 वही प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो जो फॉरेन पॉलिसीज थी उसको इस तरीके से गढ़ा गया, इस तरीके से चीजें जो है कहीं ना कहीं बनाई गई कि वो दुनिया के सारे देश जो है वो भारत की वाहवाही कर रहे हैं। और उन चीजों के ऊपर फैक्ट है। फैक्ट्स क्या है जिनके ऊपर अगर मैं बात करूं आपसे तो आप भी एस्टोनिश हो जाएंगे, और ये ओपन सीक्रेट है, ये पूरी दुनिया जानती है। इंग्लैंड और इंडिया के बीच में 2022 से 23 के बीच में जो ट्रेड था वो $20.36 बिलियन का था, राइट। 2023-24 में बढ़ के वो $21.34 बिलियन हो गया। ऋषि सुनक बनते हैं वहां के प्राइम मिनिस्टर, बोलते हैं जी हिंदू मूल के हैं, भारत को थैंक यू, और उन चीजों का इंपॉर्टेंस जो है कहीं ना कहीं उसको उन्होंने रूट करने की कोशिश की। अब स्टारमर साहब को लगा कि भाई सत्ता में आना है तो करना पड़ेगा, फिर ये भी घूमे, खूब घूमे। इन्होंने भी स्वामीनारायण मंदिर हिंदुओं के बीच में जाके लोगों को बताया कि नहीं जी हम ऐसे नहीं है जैसी हमारी छवि गढ़ी गई थी, वी सपोर्ट यू, वी नीड यू। और उन सब चीज़ों के बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी, जी हाँ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मुक्त व्यापार समझौता भारत और इंग्लैंड के बीच। मुक्त व्यापार समझौता मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऋषि सुनक की सरकार ने किया था इंडिया के साथ। लेकिन मजे की बात मैं आपको बताता हूं कि लेबर पार्टी ने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में और जम के प्रचार किया कि भारत के साथ ये जो मुक्त व्यापार समझौता है इसको हम आगे लेके जाएंगे। और मजे की बात बताऊं, उन्होंने कहा कि इसका बेस बना है, इसकी सीलिंग तो है ही नहीं, मतलब इसको हम एक नए लेवल तक जाएंगे और इसको हम और नई हाइट्स तक लेकर के जाएंगे। क्या चीज थी? हुआ क्या था कि 2019-20 से लगभग शुरू हुआ था, अभी तक 22 दौर की इसकी बैठकें हो चुकी हैं। मैक्सिमम जो पॉइंट्स है उस पर कहीं ना कहीं समझौता हो चुका है। कुछ एक चीजें हैं जिनके बारे में मैं डिस्कस करूंगा जहां पे कि पेच अभी तक फंसा हुआ है इंग्लैंड के बीच में और इंडिया के बीच में। इंग्लैंड के जो एक्सपोर्ट्स हैं इंडिया को वो कहीं ना कहीं कम हुए हैं, इंग्लैंड के जो इंपोर्ट्स हैं इंडिया से वो कहीं ना कहीं बढ़े हैं। पीयूष गोयल ने जब ये इनिशिएट किया था, निर्मला सीतारमण और पीयूष गोयल जब गए थे वहां पे, तो उस समय में वहां की जो फॉरेन सेक्रेटरी थी डेविड लैमी, करेक्ट, वो लेबर पार्टी की, और वो अभी अब नई विदेश मंत्री बन सकती। उन्होंने क्लियरली कहा था कि भाई हमारी पार्टी भी बिल्कुल डेस्परेटली वेट कर रही है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम भी इसको आगे लेकर के जाएंगे। ऋषि सुनक की सरकार इस पे ज्यादा काम नहीं कर पाई क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आ गया था इलेक्शन का और ये सारी चीजें रह गई थी। अब ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जो फील्ड्स क्या क्या हैं, इस फील्ड में एजुकेशन है, इस फील्ड में आपसे बात करूं इन्वायरमेंट है, टेक्नोलॉजी है, सिक्योरिटी है। पहले डिफेंस सेक्टर इसमें नहीं था, वो डिफेंस सेक्टर भी इसमें आ गया कि बोथ द कंट्रीज विल स्ट्रेंथन ईच अदर इन दीज फील्ड्स।
2022 में शुरू हुई आधिकारिक वार्ता और बहुत सारी मीटिंग्स हुई, कई सारी मीटिंग्स हुई और जबरदस्त तरीके से उस पर काम चल रहा है। असली मजा कहाँ है ये मैं बताता हूँ आपको। असली मजा ये है कि ब्रिटेन में भारतीय मूल के लगभग 19 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, जो कि वहां की कंप्लीट पॉपुलेशन का 2.5% है। स्टॉर्मर जी से ये नाराज थे जो इनके स्टेटमेंट्स थे। और लेबर पार्टी में इंडियन मूल के ही कुछ ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो कि खालिस्तान बैकग्राउंड को या तो सपोर्ट करते हैं, या तो वहां से आते हैं, या कहीं ना कहीं उससे संबंध रखते हैं। जी हाँ, बब्बर खालसा ने जब एयर इंडिया में बम विस्फोट करवाया था उस समय लेबर पार्टी ने उसका अपोज नहीं किया था, जबकि भारत ने इसको स्ट्रांगली कंडेम ही नहीं किया था, उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की बात की थी, बट उन्होंने ऐसा किया नहीं। और इस चीज का इंपैक्ट उनको देखने को मिला कि 14 साल तक वो सत्ता से बाहर रहे। अब इस बार क्या हुआ, स्टेटमेंट था कियर स्टारमर का कि ब्रिटेन में हिंदू फोबिया के लिए कोई जगह नहीं है। स्वामीनारायण मंदिर गए हैं, फेस्टिवल सेलिब्रेट किए हैं, उन्होंने दिवाली सेलिब्रेट किया है, होली सेलिब्रेट किया है, ठीक है। मुसलमानों को कहीं ना कहीं साथ में लिया है, वहां पे उनको भी सेलिब्रेट करवाया है, राइट। अब मैं आता हूं आपसे एफटीए की बात करूंगा कि भाई पेच कहां फंसा हुआ है। पेच फंसा हुआ है 3-4 चीजों को लेकर। लेबर पार्टी जो है उसका स्टेटमेंट है कि भाई हम इलीगल इमिग्रेशन, जितने भी इमिग्रेशन है उसको हम कहीं ना कहीं ध्वस्त करेंगे, खत्म करेंगे। मैं भी इसके सपोर्ट में हूँ, क्योंकि जो डंकी मंकी मार के जाते हैं ना, मैं तो बोलता हूँ डिपोर्ट करो उनको, जेल में डालो, जहां जाना है जो करना है करो। किसी भी देश की जो पॉपुलेशन है ना, वो उससे कहीं ना कहीं जाकर के इफेक्ट तो होती है अगर कोई गलत तरीके से वहां पे आता है तो, राइट। प्रॉब्लम यहां फंसती है कि मैक्सिमम वहां पे इंडियंस इस तरीके से, तो एक तो ये बड़ी चीज अटक गई। हालांकि भारत सरकार इसको स्ट्रांगली सपोर्ट कर रही है, आपको जो करना है करो, मैं इस गलत चीजों में आपका सपोर्ट नहीं करूंगा। दूसरी चीज आती है कि लेबर पार्टी का खालिस्तान के अगेंस्ट फेवर में स्टैंड जो है वो शुरू से रहा है। भारत इसको अपनी एकता और संप्रभुता के लिए बहुत बड़ा खतरा मानता है, और इसीलिए शुरू से ही भारत लेबर पार्टी के जो ये कृत्य है ना, इन पे विरोध जताता आया, राइट। और इस बार भी चुन के आई है, चाहे आप सिख लेबर काउंसिलर परविंदर कौर की बात करें, राइट, या एक दो और भी हैं जो कि वहां से कांटेक्ट रखते हैं, वो लोग भी जीत करके आए हैं। वहां के संसद में उन्होंने बयान दिया था, तो जिस चीज का भारतीयों ने कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट किया था। हमारे जो वहां पे राजदूत हैं उन्होंने बुरी तरीके से प्रोटेस्ट किया था। भारत के जो आधिकारिक वहां पे राजदूतों का निवास है उसके अगेंस्ट में उन लोगों ने भी किया था, जो खालिस्तान सपोर्टर्स वगैरह, राइट। भारत विरोधी कोई भी भावना अगर इंग्लैंड में होती है तो उसको आप क्रश करेंगे, उसका दमन करेंगे। स्ट्रेट मैसेज है इंडिया का। सारी दुनिया को पता है कि आज के डेट में अगर पूरी दुनिया की इकोनॉमिक पॉलिसी जो है ना, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल रेंग रही हैं या लेट गई हैं या ध्वस्त गई हैं, वहां पे बिल्कुल भारत फ्लाई कर रहा है। और यही कारण है कि दुनिया के सारे देश, आइदर वो यूरोपियन कंट्रीज हो, अमेरिकन कंट्रीज हो या गल्फ कंट्रीज हो, सब भारत की तरफ देख रहे हैं, या लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटीज। और यहां एक ऐसी सशक्त सरकार है जिसने की अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोले हैं। जी हां, आप आओ, ट्रेड करो, बट आई विल गेट बेनिफिटेड। एक एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी मसला फंसा हुआ है कि ये जो वीजा देते हैं ना, उसमें जितने भी टेक सर्विस हैं, आपको पता है कंप्यूटर के जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, आईटी फील्ड्स के जो लोग हैं, उनको जो वीजा देने का प्रोसेस है उसको और इजी किया जाए, करेक्ट। हालांकि उस पर भी इंग्लैंड अब एग्री हो जाएगा, उसमें काफी दौर की वार्ताएं हो चुकी है। तो उस फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट में 26 ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें चाहे आप मटेरियल की बात कर लो, सर्विस की बात कर लो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात कर लो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज की बात कर लो, मैन पावर की बात कर लो, आप इमिग्रेशन की बात कर लो, ये सारी चीजें। एंड ट्रस्ट मी, अगर ये फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट अपने बिल्कुल निहित स्वरूप में लागू हो जाता है, इंडिया ही नहीं इंग्लैंड भी एक बहुत बड़ा बेनिफिशियल कंट्री होगा इस चीज का। स्ट्रॉन्ग रिलेशन जो है ना इनके बीच में, वो कहीं ना कहीं वो तो खत्म हो चुका है। दे रियलाइज द फैक्ट, जो कॉलोनिज्म वाली मानसिकता जो उनकी थी, वो कहीं वो कैरी कर रहे हो तो कर रहे हो, भारतीयों ने लात मार के ठुकरा दिया है। हम अब दुनिया में कहीं किसी से कम नहीं है। तो पैरेलल में आ जाओ, दोस्ती की तरह हाथ बढ़ाओ और चलो मिलके आगे ग्रो करते हैं।
अब देखना यह है कि कियर स्टारमर जी का क्या रुख रहता है। हाँ, नो डाउट उन्होंने जो इलेक्शन मैनिफेस्टोज में प्रोमिसेस किए हैं उस पर खरा उतरना पड़ेगा। और हाँ, ऐसा अगर होता है तो भारत ब्रिटेन के संबंध जो है वो एक नए आयाम को कहीं ना कहीं छुएंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें, और आपकी जो सुझाव होंगे इस वीडियोस के प्रति वो बिल्कुल ही उसको हम तहे दिल से स्वीकार करते हैं। लिखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर पहली बार आए हैं, और जितना हो सके दोस्तों इसको स्प्रेड करें। धन्यवाद।